हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, हम लोग जो है यूनिट नंबर 22 को कर रहे थे और 22 में छोटा सा पार्ट रह गया था, तो पहले उसको ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम लोग 23 और 24 पर भी बात करेंगे। 23 तो हो सकता है आज हम बात कर लें, ठीक है। मैंने आपको मॉड्यूल ए की रिवीजन क्लास का लिंक भेजा है। दिन में समय मिले तो देखें, बट विदाउट स्किपिंग देखना है आपने। अगर आप स्किप करके देख रहे हैं तो इसका मतलब फिर कुछ छोड़ रहे हैं, ठीक है। दिन में समय मिले तो आप लोग उसको देख लेना। सर वो वीडियो लिंक भेजे वही क्या? हाँ हाँ, तो वो तो सर 10-11 मिनट का है वही ना? नहीं 10-11 मिनट का नहीं भी। चलो अभी देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग, अगर हम चैप्टर की बात करें तो चैप्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ तक पूरा कर लिया है। कहाँ तक? थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड देयर प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। अब हमारा पार्ट रहता है रोल, कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस। रोल, कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस, ठीक है। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। 10 से 15 मिनट लेंगे उस पार्ट में हम लोग। और मैंने जैसे बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें से 5-6 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा प्रॉपरली रिवाइज करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पर था मोटिवेशन एंड बिहेवियर। मोटिवेशन एंड बिहेवियर। Behavior of an individual is generally motivated by a desire to achieve some goal। तो इसमें कैसे कनेक्शन बना है? तो बोला कि जो बिहेवियर होता है वो मोटिवेटेड होता है, यानी मोटिवेशन से बिहेवियर बनता है, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। समटाइम्स गोल में नॉट बी ऑलवेज बी नोन टू द इंडिविजुअल, बट ही मे बिहेव लाइक ए पर्टिकुलर वे। व्हाई डिड आई डू दैट, ठीक है। वाई डिड आई डू नॉट दैट, मतलब उसके मन में कहीं से एक सवाल जरूर आता है, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों नहीं करूं। वो बिहेवियर करने के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होती है, ठीक है। बिहेवियर इज आइदर एन एक्टिविटी और अ सीरीज ऑफ एक्टिविटी। जैसे कोई बार बार गुस्सा होता है तो उस सीरीज ऑफ एक्टिविटी में आ गया कि हाँ यार, इसका बिहेवियर जो है गुस्सैल है, ठीक है। या कोई ऐसी घटना, तो वो भी सिंगल घटना हो या रिपीटेशन हो, उसी को हम लोग किसी का बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। ईच एक्टिविटी सपोर्टेड बाय मोटिवेशन, और जितनी वो घटनाएं करता है, एक्टिविटी करता है, वो किसी ना किसी मोटिवेशन से सपोर्टेड होती है। तो प्रेडिक्ट बिहेवियर, मैनेजर मस्ट नो विच मोटिव्स और नीड ऑफ पीपल इवोक अ सर्टेन एक्शन इन एट ए पर्टिकुलर लाइन टाइम, ठीक है। तो मोटिव्स क्या होते हैं? मोटिव्स जिसकी वजह से आप कुछ करते हैं। एवरी इंडिविजुअल कैरियर इज सेट ऑफ इनर मोटिवेशन एंड ड्राइव्स दैट इन्फ्लुएंस द वे बिहेव। तो ये बार बार आ रहा है कि मोटिवेशन या ड्राइव से वो एक पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर करता है। इंडिविजुअल डिफर नॉट ओनली देयर एबिलिटी टू डू बट ऑल्सो देयर विल टू डू। मतलब कई बार क्या होता है कि कोई आईएएस टॉप कर जाएगा, उसकी एबिलिटी है बट वो नहीं करता है। बट कोई एबिलिटी नहीं होती तो एबिलिटी को डेवलप करता है। तो वो कैसे होती है? मोटिवेशन से। मोटिव्स आर समटाइम डिफाइंड एज नीड, वांट, ड्राइव्स, इंपल्सेस विद इन। तो ये एक मोटिव्स का आंसर हो सकता है। मोटिव इज ऑल्सो नोन एज नीड्स, वांट, ड्राइव्स और इम्पल्सेस। ये एक आपका क्वेश्चन वहां पर बन सकता है कि मोटिव्स इसमें से क्या नहीं है। दीज आर
directed towards goals which may be conscious or subconscious. Motives are why of behavior, मतलब किसी का भी कुछ बिहेवियर है तो वो उसके पीछे उसका कोई उसका मोटिव है जिसकी वजह से उसका वो बिहेवियर है. गोल आर आउटसाइड एन इंडिविजुअल. मोटिव्स इनर चीज है, तो मोटिव क्या है, इनर चीज है, और गोल क्या है, आउटसाइड. गोल्स आर समटाइम्स रेफर्ड एज ए होप्ड फॉर रिवार्ड टुवर्ड्स विच मोटिव्स आर डायरेक्टेड. होप्स फॉर रिवार्ड towards which motive are directed. Psychologists use term incentive for these goals. Incentives include tangible financial reward such as increased pay or non-financial intangible reward जैसे praise और power. Both tangible as well as intangible reward are crucial in the evoking behavior. Motivation at work बहुत जरूरी है. मतलब अगर हम बात करें कि बिना मोटिवेशन के वर्क में ज्यादा वो नहीं ग्रोथ नहीं है. देयर आर सेवरल वेज ऑफ मोटिवेटिंग पीपल. सम ऑफ कॉमन इंसेंटिव लाइक मनी, एप्रिसिएशन. अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका. जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन. इन तीनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा. वन क्वेश्चन. क्या जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, जॉब रोटेशन क्या होता है. ठीक है, तो ये सब चीजें. तो उसने बोला कि मोटिवेशन कई तरीके से हो सकता है. सैलरी बढ़ा के, इंसेंटिव देके, एप्रिसिएशन, जॉब एनलार्जमेंट, प्रमोशन कर दिया, उसको एक और काम सौंप दिया, अब उसे इस सीट से उठा के दूसरी सीट में भेज दिया. तो ये सब चीजें होती है. ठीक है. मनी, मोस्ट ऑफ द मोटिव थ्योरी अधिकतर ने उन्होंने बोला है कि मनी इज कैपेबल परचेजिंग. जॉब एनलार्जमेंट को फिर से थोड़ा बताइए. अभी आएगा आगे. ये तीनों चीजें ना, जॉब एनरिचमेंट अभी आएगा नीचे डेफिनेशन में. ठीक है. एप्रिसिएशन सिंपल क्या है, एक लेटर मिल जाए वहां से कि भैया ठीक है आपने बहुत अच्छा कार्य किया, तो ये आ रहा है. जॉब एनलार्जमेंट, जॉब इसको बार बार आपने रिवाइज करना है. जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट क्या होता है, और जॉब रोटेशन क्या होता है. ठीक है. एनलार्जमेंट, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ा देना. ठीक है. तो असाइनिंग मोर एंड मोर जॉब ऑफ सेम लेवल टू डाइवर्सिफाई द स्किल ऑफ द पर्सन ऑफ, फॉर एग्जाम्पल. अब जैसे क्या है, इसमें खास चीज क्या है, सेम लेवल पे मोर एंड मोर जॉब. आप क्लर्क ही हैं बट कैश का काम भी दे दिया, एफडीआर का काम भी दे दिया, और पासबुक प्रिंटिंग का भी काम दे दिया. ये जॉब एनलार्जमेंट है. हाईवे में मशीन ऑपरेटर वाज वेटिंग फॉर ए मशीन सेटर टू कम एंड सेट द मशीन. ही स्टार्टेड सेटिंग द मशीन हिमसेल्फ. तो उसने क्या करा, खुद ही मशीन ठीक करने लगा. लेटर ही बिकम एन एक्सपर्ट इन सेटिंग द मशीन. जॉब एनलार्जमेंट हेल्प बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द. तो एक आदमी, उसका काम था फोटो कॉपी करना. मशीन, सॉरी मशीन कुछ सिंपल मशीन है, उस पर काम करना था उसका काम. लेकिन उसने क्या करा, उसने उस मशीन को ठीक करना भी शुरू कर दिया. तो जैसे आपका काम है कैश पेमेंट करना, लेकिन आपने डेबिट भी खुद करना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया, जॉब एनलार्जमेंट हो गया. बहुत जमाने पहले कैश वाला कैश बांटता था, लेजर पोस्टिंग वाला लेजर करता था, लेजर पोस्टिंग. तो अभी क्या है, दोनों एक साथ करे तो जॉब एनलार्जमेंट के. The individual gets the satisfaction work on the variety of job and learn more and more skill, whereas organization gets a person who can handle the. तो आजकल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा आदमी मिलता है जो एक साथ में अपने ही लेवल के, हाँ उसका लेवल वही है, लेवल नहीं बदला. जॉब एनरिचमेंट में समझो ये थोड़ा सा हायर लेवल का है. एनरिच व्हेन इट इज एक्साइटिंग, चैलेंजिंग एंड क्रिएटिव एंड इन्वॉल्व्स हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी. यानी आपको ऑफिशिएटिंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ, आपका मैनेजर छुट्टी में है, ऑफिशिएटिंग मिली, ये क्या है, जॉब एनरिचमेंट. ठीक है. इट शुड गिव द एम्प्लॉय मोर डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग पावर. अ फ्यू स्टडी कंडक्टेड इन यूनाइटेड स्टेट्स यूजफुल ऑन जॉब. फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर AT&T showed improvement in job performance after job enrichment जब मिला तो performance चाहिए. Another study with technician, engineer, sales representative showed similar result. Job enrichment is generally affected either by promotion or higher. तो ऊपर मैंने लिखा था, यहाँ पर क्या था, सेम लेवल था, नीचे वाले में क्या आ गया, प्रमोशन आ गया. जॉब एनरिचमेंट में क्या हो गया,
प्रमोशन हो गया। अब बात आती है जॉब रोटेशन की। तो जॉब रोटेशन में क्या है, एट द सेम लेवल क्या होता है, शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय वन जॉब टू अनदर बट लेवल सेम है। जैसे हमने बोला था, देखो इसमें फर्क समझो ना, जो जॉब एनलार्जमेंट है उसमें एक वर्क है प्लस वर्क 2 प्लस वर्क 3 हो गया, ठीक है। और जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनरिचमेंट हायर लेवल, उसमें क्या हुआ, वर्क 1 है लेकिन यहाँ से के साथ में से ऊपर का लेवल दे, तो सुपरवाइजरी वर्क दे दिया, मान लिया प्रमोशन हो गया उसका, ठीक है। और जॉब रोटेशन में क्या है कि W1 था, W1 से कहाँ चला गया, W2, W2 से W3, ठीक है। तो वर्कलोड कहाँ बढ़ता है जरा बताना, enrichment में, enlargement, एनलार्जमेंट। Enlargement में सर, और रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ बढ़ती है, enrichment, enrichment, एनरिचमेंट में, ठीक है। और टाइप ऑफ वर्क कहाँ चेंज होता है, rotation, रोटेशन में, ठीक है। फर्दर इट रिमूव्स द बोर्डम, जब बोर हो जाते हैं ना एक ही काम को करते करते लंबे समय, तो ये भी हो जाता है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ एडवांटेज ऑफ जॉब रोटेशन, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय प्रेफर टू कंटिन्यू द प्रेजेंट जॉब बिकॉज ऑफ द इनर्सिया एंड फियर ऑफ नोन अननोन। कई लोग क्या करते हैं, भैया यही जिंदगी बिता दो, फील्ड अफसर बन जाएंगे, पता नहीं क्या क्या दिक्कत आने वाली है, ऐसा कुछ साइकोलॉजिकल। पार्टिसिपेशन, management is one of the tool available to increase the motivation and the level of employee. Participant management refers to associating representative of employee at every stage of decision making. The start of SOP, participating may extend to the board level, मतलब आपको शामिल कर लेना ऊपर, ठीक है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का मतलब क्या है कि वर्क लाइफ different things to different person. It combination of physical and emotional comfort. A clerk dispatch sheet, it may just mean a fair day pay. To a mine worker, it means safe working condition. तो हर एक के लिए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या है, उसके लिए क्या है, क्लर्क के लिए सोचता है मुझे तनख्वाह अच्छी मिल जाए, क्यों, क्योंकि मुझे बाकी सब तो बढ़िया आराम से बैठे रहता हूँ कुर्सी में। लेकिन माइन वर्कर क्या कहता है, मेरी कंडीशन अच्छी हो जाए। सॉफ्ट फ्लोर क्या कहता है कि उसका जो है सुपरवाइजर से टू ट्रीट देम विद डिग्निटी, ठीक है। अ प्रोबेशनरी ऑफिसर हु जस्ट जॉइन द बैंक में लुक फॉरवर्ड टू अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रमोशन, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू क्वालिटी क्या है, एडिक्वेट ए फेयर कंपनसेशन, एनवायरनमेंट अच्छा हो, और डेवलपिंग एंड यूजिंग एम्प्लॉय स्किल एबिलिटीज का माहौल हो वहाँ पे, ग्रोथ और सिक्योरिटी हो, एनवायरनमेंट विच एम्प्लॉय डेवलप सेल्फ स्टीम एंड सेंस ऑफ आइडेंटिटी हो जहाँ पर, प्रोटेक्शन एंड रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय राइट्स और प्राइवेसी, डिसेंट और इक्विटी जहाँ मिले उसे, सेंसिबल इंटीग्रेशन ऑफ जॉब करियर एंड फैमिली लाइफ, ठीक है। रोल कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस, तो रोल कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस यहाँ पर देखिए, कॉन्सेप्ट एंड एनालिसिस, रोल एंड पोजीशन आर टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, रोल एंड पोजीशन, ठीक है। मतलब किसी पोजीशन से रोल मिलता है आपको, दे आर डिफरेंट बट दे आर कॉमन। रोल इज ए पोजीशन वन ऑक्युपाई इन ए सोशल सिस्टम, role is a position one occupy in a social system. It is defined by the functions one perform in response to the expectation of the significant member of the social system. It is defined by the functions one perform in response to the expectation of सिग्निफिकेंट मेंबर ऑफ द सोशल सिस्टम। क्या बोला इसने कि ये जो है एक फंक्शन है जो एक बंदा करता है लोग सोसाइटी के सिग्निफिकेंट मेंबर की एक्सपेक्टेशन के अनुसार। पोजीशन इज रिलेशनल एंड पावर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, तो पोजीशन इज रिलेशनल एंड पावर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है।
रोल इज ऑब्लिगेशनल। अब देखो इसको यहां से समझिए, जैसे आपका रोल एक फादर का है, ठीक है, तो फादर सोसाइटल सिस्टम से है, आपका क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, आपको ये सब चीजें अपने बच्चों की देखभाल करनी है, ठीक है। पोजीशन क्या है, पोजीशन के अकॉर्डिंग आप पेरेंट हैं, और ऑब्लिगेशन के साथ आपको क्या करना है, आपको पावर भी है बच्चे को कुछ कहना, ये करना वो करना, उसका डिसीजन लेना है जब वो बच्चा छोटा है। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल इज इम्पोर्टेंट फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो रोल होने से ही उसका ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ाव होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर एक क्या है, रोल है। रोल है, सुपरवाइजरी रोल में है वो, ठीक है। अब पोजीशन में क्या है, उसकी स्केल 1 है, स्केल 2 है, ये उसकी क्या है, पोजीशन। तो हर जगह वो किस रोल में है, सुपरवाइजिंग रोल में है। कभी वो ब्रांच को सुपरवाइज कर रहा है, कभी वो आरओ को कर रहा है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन स्ट्रक्चर, सिस्टम एंड प्रोसीजर एंड गोल्स। सिमिलरली द इंडिविजुअल और ए पर्सन कनेक्टेड विद द ऑर्गेनाइजेशन हैज हिज ओन पर्सनैलिटी नीड, ठीक है। फिर यहाँ पर एक वर्ड आया रोल स्टेग्नेशन। आपको पता है कि आपकी जो रोल है, ऑब्लिगेशंस है, वो कहीं पर फिक्स हो जाती हैं। व्हेन ए गेट्स प्रमोशन, व्हेन ए पर्सन गेट्स, ही एंटर्स इनटू न्यू रोल, ठीक है। पहले वो क्लरिकल रोल में था, फिर वो ऑफिसर रोल में आ गया, फिर वो डायरेक्टर रोल में आ गया। द न्यू रोल डिमांड्स इन द इंडिविजुअल आउटग्रो द प्रीवियस वन एंड टेक चार्ज ऑफ द न्यू रोल। तो उससे बाहर आना और नया वो करना, ठीक है। बट पर्सन मे फेल इन द न्यू रोल, कभी कभी ऐसा होता है। इंटर रोल डिस्टेंस, दो रोलों के बीच में गैप। व्हेन इंडिविजुअल ऑक्युपाई मोर देन वन रोल, देयर आर बाउंड टू बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। ए बैंक मैनेजर quite often to faces the conflict between his organizational role as a manager and his role as a headman। देखो ये भी रोल है, ये उसके कहाँ के रोल है, फैमिली के रोल है। ये कहाँ पर है मैनेजर होना, वो उसका ऑर्गेनाइजेशनल रोल है। रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पे ये जो वर्ड आ रहे हैं, जैसे जो कब कहते हैं ना केस स्टडी आती है बहुत टफ, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ठीक क्लियर है तो आप थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं कि ये कहाँ बात कर रहा है। और ये होता क्या है, जैसे हम लोग अपने बैंक में हैं, हमारे मैनेजर के बीच में लड़ाई चल रही है, हमारे आरएम, दो आरएम के बीच में चल रही है, आरएम चीफ मैनेजर के बीच में चल रही है, वो सब जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। तो उसमें क्या, रोल सेट कंसिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सन हु हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रोल एट द इंडिविजुअल ऑक्युपाई। The conflicts arise due to incompatibility among the expectation of significant others, the others individual। तो जो दूसरा वाला की जो एक्सपेक्टेशन है वो, और वो बंदा खुद, इनके बीच में जब कुछ दिक्कत होती है, तो रोल एम्बिग्यूटी मतलब अस्पष्ट है, पता ही नहीं मेरा रोल क्या है, तो वहां पर फिर दिक्कत आती है। May not be clear about the various expectation that pupil have his role, which causes role ambiguity। तो उसकी वजह से क्या होता है, रोल एम्बिग्यूटी होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ब्रांच कंप्यूटर, ए न्यू पोस्ट ऑफ डेप्टी जनरल मैनेजर हैज बीन क्रिएटेड, somebody who is already DGM has been posted in the department, many computer professionals who have recruited to work with department are reporting to him, a doubt may arise the eligibility of DGM to head the department, perhaps this DGM has been selected on the basis of relatively better computer knowledge पास भाई। तो जो नया डीजीएम आ गया, तो वो डीजीएम का रोल क्या होगा ये नहीं पता। रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट,
conflicting expectation or demand from a role. A role occupant experience conflict and stress. The conflicting expectation may come from the boss, subordinate, peer. जहां जाता है वहां के सबॉर्डिनेट हो, साथी हो या बॉस हो, उनकी एक्सपेक्टेशन पे वो फिट नहीं बैठ पाता. रोल ओवरलोड. रोल ओवरलोड तो बहुत सिंपल है. जैसे कई बार क्या होता है, जैसे पेरेंट होते हैं, एक की डेथ हो जाती है, तो वहां पर क्या है, फादर का भी रोल है और मदर का भी रोल वही प्ले करते हैं फिर. ठीक है. अ रोल ऑक्यूपेंट फील्स दैट देयर आर टू मेनी एक्सपेक्टेशन. तो एग्जांपल के लिए, बैंक ब्रांच अकाउंटेंट में फेस डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम. व्हेन द ब्रांच इज सेट टू कॉमर्स बिजनेस, he may have to allocate duty to take care of vacant seat of his employee. At the same time, some customer may rest. तो उसे अपने स्टाफ का भी देखना है कि आए या नहीं आए, उधर पब्लिक का भी देखना है कि पब्लिक को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो. रोल इरोजन. रोल एक्सपेक्टेशन प्लीज एक बार फिर से डिफाइन कर दीजिए. एक्सपेक्टेशन का मतलब है, जैसे ब्रांच मैनेजर आया, वो जब आता है तो सोचता है कि मेरे आज के टारगेट पूरे हो जाएं और ये टारगेट पूरे ये करेगा. ठीक है. और उसके साथ साथ ऐसा हो सकता है कि उसने ये उम्मीद करी कि आज 100 खाते ये वाला क्लर्क खोल देगा. तो एक्सपेक्टेशन तो ब्रांच मैनेजर को है, वो सोचता है जो जिसको खाता खोलना है कि हाँ 10-15 में खोल दूंगा. तो ये जो बीच का गैप है ना, तो ये एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट है. और ये जैसे ये जो मैंने एग्जांपल दिया, वो बॉस और सबऑर्डिनेट के बीच में हो गया. कई बार क्या होता है पीयर में, पीयर का मतलब आपके जैसे साथी लोग, पीयर्स में होता है साथी लोग, कलीग्स कहते हैं. एक्सपेक्टेशन का मतलब जो उम्मीदें हैं, और वो उम्मीदें जरूरी नहीं कि बॉस की सबऑर्डिनेट से हो, सबऑर्डिनेट की भी बॉस से उम्मीदें हो सकती हैं. ठीक है. कि ये मुझे उतना ही काम देगा जितना मैं आराम से कर लूंगा. ठीक है. तो रोल, आप लोग ना इसको थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो थोड़ा सा एक बार और देखना, कोई 2-3 ऐसी अंडरलाइन जो सबसे बढ़िया इसमें जब देखोगे, तो ये जो फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल, तो उससे थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है. ठीक है. और रोल इरोजन का मतलब क्या है? is the individual subjective feeling that some important expectation that he has from a role are shared by other roles within the role set. तो उसने कहा अदर रोल्स, जो उसका काम था वो किसी और को दे दिया. तो इसमें एग्जांपल देखते हैं. सम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट न्यू पोजीशन एज द पार्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन. तो उसने क्या करा कि जैसे एक जीएम था, तो आपने देखा होगा कि उसी सर्किल में जीएम 2 हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? रोल इरोजन. रोल इरोजन. ठीक है. या कई बार ऐसा होता है कि एक जीएम था, वो सबको देखता था, अब वहीं पे एक जीएम बना दिया एचआर और एक जीएम बना दिया सेल्स. तो उसने क्या करा कि उस जीएम को जो दोनों काम देख रहा था, अब आधा काम किसी और को दे दिया. तो उसे लगता है मेरे हिस्से का काम क्या हो गया, छिन गया. ठीक है. सच न्यू पोजिशन विच ऑल्सो क्रिएट ए न्यू रोल मे टेक अवे सर्टेन फंक्शन, तो उससे कुछ छीन जाएंगे. ठीक है. Existing role account may experience the role erosion. Sometimes the organization may also redefine the existing role and this may result in the present role occupant experience a role. तो कई बार क्या होता है, वो रीडिफाइन करते हैं रोल्स को कि नहीं ठीक है, अब ये वाला काम ये करेंगे और ये वाला काम ये करेंगे. तो इसको भी रोल है, मतलब आपके पास जितना रोल था वो अब कम हो गया या बदल दिया गया. ठीक है. रिसोर्स इनएडिक्वेसी. तो कई बार क्या होता है कि स्टाफ कम है, ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम रहती है. These days the rapid communication facility, a bank official may experience resource inadequacy in the branch not provided a certain latest communicable लो. जो ये रिसोर्स है वो ह्यूमन भी हो सकते हैं और टेक्निकल भी हो सकते हैं. ठीक है. पर्सनल इनएडिक्वेसी, when role occupant feels he does not have the enough knowledge skill, वो खुद ही सोचता है कि भैया मुझे यहाँ पर भेज दिया एनपीएसएल में, मेरे पास ये जानकारी नहीं है, तो वो पर्सनल इनएडिक्वेसी. रोल आइसोलेट, ये रोल वाला जो भैया देखो, आपको आधा घंटा इसमें देना पड़ेगा रोल वाले में.
ठीक है, एक रोल वाला और एक जॉब वाला, ठीक है। और रोल वर्सेस पोजीशन, पोजीशन क्या होता है, हायरार्की होता है, जैसे ये हो गई, ये हो गई, ये हो गया, तो किस पोजीशन पे है, ठीक है। तो रोल और पोजीशन, ठीक है। रोल आइसोलेशन, इन ए रोल सेट द रोल ऑक्युपेंट may feel that certain roles are closer to him. In role set, the role occupant may feel that certain roles are closer to him. इस बात को ध्यान से सुनना, उसको लगता है कि कुछ रोल उसके क्लोजर हैं, while others are at greater distance. तो कुछ रोल तो उसके आसपास हैं, कुछ रोल दूर है। मेन क्राइटेरियन ऑफ डिस्टेंस इज द फ्रीक्वेंसी, और वो काम उसे कितने कितने दिनों में मिलता है। जैसे ट्रांसफर की एक्सरसाइज होनी है, मान लिया हर महीने ट्रांसफर की एक्सरसाइज होनी है, तो वो क्या है, नियर है उसके पास। अब दूसरा काम है, उसको कोई ऐसा काम है जो 3 महीने में एक बार मिलता है, जैसे मान लिया उसने कहते कि अप्रेजल लिखना है साल में एक बार, या कुछ ऐसी चीजें। तो जो फ्रीक्वेंट होती हैं वो नियर है, और जो बहुत समय बाद होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है वो आइसोलेटेड। व्हेन लिंकेज आर स्ट्रॉन्ग, रोल आइसोलेशन इज लो, मतलब तब वहां पे लो नहीं है। और अगर वो लिंकेज स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक है, तो व्हेन ब्रांच अकाउंटेंट गोज इन और लीव अ बैंक, द ब्रांच फील्ड अफसर in charge of account may ask to perform the accountant role, as it felt that field officer role can be kept at abeyance temporarily in the small branch. In such case, field officer may experience role isolation. तो पता लगा उसका जो रोज का काम था वो आजकल कम मिल रहा है उसको, क्यों? क्योंकि उसको क्या दे दिया हमने, रोल की दूसरी शिफ्ट कर दिया वहां पे। He is unable to perform the accountant's role effectively in organization। ये ठीक हो गया, चलो जल्दी से जरा ये कर लेते हैं। फर्स्ट वाला पढ़िए। The role integrate an individual with an organization. ट्रू है ना? ठीक है, जो रोल है इंटीग्रेट करता है, यानी आपस में लोग एक दूसरे से ऑर्गेनाइजेशन से बनते हैं उसमें, ठीक है। अगला क्या है, रोल एंड पोजीशन आर वन एंड सेम कॉन्सेप्ट। क्या बोला था इसने? गलत है, एक ही सिक्के के दो पहलू है, बट वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। रोल जो है सोसाइटल सिस्टम है, और ऑब्लिगेशंस भी है, ठीक है, जिम्मेदारियां उसमें, ठीक। पोजीशन में अथॉरिटीज हैं, ठीक है। ईच इंडिविजुअल ऑक्युपाई एंड प्ले सेवरल रोल, ट्रू है। जैसे रोल की बात करते हैं, कोई घर में है तो फादर का रोल में है, और पड़ोसियों में है तो सीनियर या जूनियर का रोल हो सकता है, ठीक है। बैंक में है तो सुपरवाइजर क्लर्क हो सकता है, ठीक। रोल ambiguity is caused due to personal inadequacy। फॉल्स है भाई। रोल एम्बिग्यूटी तो ये है कि पता ही नहीं लग रहा मैं क्या हूं यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ड्यू टू पर्सनल इनएडिक्वेसी, तो ये गलत बात है, वैसे ही नहीं पता लग पाता, ठीक है। अगला, इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू रोल आइसोलेशन। इंट्रा रोल का मतलब है एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो रोल। इंट्रा मतलब अलग अलग है? नहीं नहीं, वो इंटर होता है, इंट्रा होता है विद इन। जैसे जैसे इंट्रा ब्रांच है, ब्रांच के अंदर अंदर, इंटर ब्रांच है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच। तो इंट्रा रोल कॉन्फ्लिक्ट लीड्स टू रोल आइसोलेशन। अरे रोल आइसोलेशन में क्या था कि उसी विद इन जूरिस्डिक्शन में आपके एक रोल को अलग अलग कर दिया जाए। लेकिन जब आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाते हैं, जब आप ब्रांच 1 से ब्रांच 2 में जाएंगे, तो ये कौन सा हो जाएगा, इंटर रोल। और जब आप एक ही ब्रांच के अंदर फील्ड अफसर और
अकाउंटेंट की बात करते हैं तो फील्ड अफसर को बैठा दिया अकाउंट में, तो फील्ड अफसर का रोल क्या हो जाएगा? आइसोलेट हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रू है ना सर? हाँ ट्रू है भाई। इन एक ही जगह पर दो रोलों के बीच जी। में कॉन्फ्लिक्ट होना ही क्या है? रोल आइसोलेशन है। ठीक है, रोल सेट conflict for a role occupant refer to erosion of role due to creation of new role। तो अभी हमने पढ़ा था कि न्यू जब जॉब क्रिएट होते हैं या पोस्टें क्रिएट होती हैं तो क्या होता है? रोल सेट Role erosion. conflict for a role occupant refer to erosion of role due to creation of new roles। ट्रू सर। दोनों तो अलग true अलग है। हैं? रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट अलग है और रोल पोजीशंस अलग। जो आधा सेंटेंस है वो तो सही लग रहा है आगे वाला ना। Rule ड्यू set टू conflict में सब आ सकता है, ambiguity, expectation सब। रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट्स सर आपने बोला ना अभी डीजीएम, एचआर और स्टाफ, तो वो रोल कॉन्फ्लिक्ट ही हो गया ना? नहीं, आधा तो हेलो ठीक सर। है। वो जहाँ कहता है ना इरोजन ऑफ रोल ड्यू टू क्रिएशन ऑफ न्यू रोल हाँ, पोजीशन, तो इरोजन ही ठीक है। हो गया। पोजीशन नहीं होगा सारे, हाँ। ये पोजीशन रॉन्ग है, सिर्फ रोल अच्छा लिखना अच्छा था। अच्छा, वो लास्ट में जो वर्ड लिखा हुआ है ना, रोल्स एंड पोजीशन, सिर्फ रोल्स क्रिएट अलग करना है इसको, हाँ मतलब अगर पावर तो वही रहेगी। हाँ पोजीशन नहीं लिखा होता तब चल जाता। वो लास्ट में लिखा हुआ क्रिएशन ऑफ न्यू रोल्स ऑब्लिक पोजीशंस। बुक में क्या दिया आंसर इसका देना? फॉल्स, करेक्ट है, फॉल्स ही है, क्योंकि पोजीशन तो वही रहेगा ना सर, सिर्फ रोल चेंज कर दिया। हाँ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जीएम है, जीएम को ही हमने क्या करा? GM1 और GM2 करा, तो पोजीशन तो जीएम की है बट उसके रोल दोनों जगह अलग अलग है। तो यहाँ पोजीशन नहीं आना चाहिए था ना। ठीक है, तो पोजीशन नहीं, पोजीशन लिखने की वजह से ये आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। सर रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट में सब आया ना सर, एम्बिग्यूटी वाला, एक्सपेक्टेशन वाला, ओवरलोड, ये सारे रोल सेट तो थे। सेट कॉम्प्लेक्स, ये देखो ना एक बार और ये दिखाता हूँ। कॉम्प्लेक्ट होने से सब रोल, रोल आइसोलेशन, पर्सनल इनएडिक्वेसी, रिसोर्स इनएडिक्वेसी, रोल इरोजन, रोल एक्सपेक्टेशन कॉन्फ्लिक्ट, रोल ओवरलोड, रोल एम्बिग्यूटी, ये है रोल सेट हैं सारे। ये रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट्स इतने सारे होते हैं। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं कि रोल सेट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो बहुत लंबी रेंज है, और उसने केवल एक की बात की थी। किसकी बात की थी? रोल इरोजन की बात की थी। उसने इस क्वेश्चन में सिर्फ रोल इरोजन की बात करी। ये ना, रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत सारे हैं। ठीक है, और इसने कहा कि ये जो रेफर करता है सिर्फ किस चीज को करता है? इरोजन। ऐसे भी इसका आंसर वो कर सकते हैं कि रोल सेट कॉन्फ्लिक्ट जो है केवल इरोजन नहीं है, बहुत सारे। ठीक है, आप अगर इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो नुकसान होगा आपका। आपके पास अभी आज क्या है? थर्सडे है ना? थर्सडे है, आपके पास है समय। आपको छुट्टी लेनी चाहिए। छुट्टी नहीं ले रहे हैं तो पढ़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। कुछ भी ऐसा करिए कि आपको डेली 5-5 6-6 घंटे कुछ अपने पर देखो। ये जो क्लासेस होती हैं ये केवल आपको टच कराती हैं, आपको एक तरह से मोटिवेट कराती हैं, आपके मोरल को बूस्ट अप करने का काम करती हैं, हिम्मत देती हैं, बट प्रिपरेशन का सेल्फ जो है एक रोल है कि आपको आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद भी पढ़ें। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है, मतलब हमको क्या एक
जगह कंसोलिडेटेड सर थ्योरीज वाला मिल सकता है, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं सर, ये थ्योरी किसने दिया, वो थ्योरी किसने दिया, और प्लस में प्रॉब्लम उसका ये आ रही है उसका सर। तरीका सुनो, उसका तरीका मैंने जी। बताया। जब आप बुक उठा रहे हैं ना, बुक में जी। जहां पर भी टेबल और पिक्चर बना हुआ, हम्म। बुक में जहां पर भी टेबल और पिक्चर बना हुआ, वहीं पे रुक के उसे समझो। और जो इस वाले यूनिट में एक जगह पे बहुत सारी थ्योरी, जो मैंने बोलता ना कि यहाँ से आपको 10 मार्क्स हैं, हम्म। तो वो उसको थोड़ा सा आप, जो किस चीज की थ्योरी थी सारी वो, That is मोटिवेशनल मोटिवेशन मोटिवेशन की थ्योरी। थ्योरी। ऑल एंड ऐसे ही शुरू में आई थी पर्सनैलिटी की थ्योरी। पर्सनालिटी। personality. ठीक है, ये टॉपिक आप लोग, उम्मीद करता हूँ अपने अपने हिसाब से रिवाइज करना होगा आपको। ठीक है, टाइम देना होगा, 2-3 घंटे दो, कोई बात नहीं। ठीक, चलो अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं लोग। सर मॉड्यूल डी किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट 3-4 टॉपिक जो उनके लास्ट में, क्योंकि मॉड्यूल डी में अगर वीडियो। आप रिवाइज करना चाहते हैं, 2 चीजें हैं, 3 चीजें। जी। रेशियो एनालिसिस, ठीक है, और आपका प्रायोरिटी सेक्टर मुश्किल से आधे घंटे में रिवाइज हो सकता है। और उसके साथ है लास्ट वाली यूनिट। लास्ट यूनिट किस चीज की है? रिस्ट्रक्चरिंग। रिस्क फैक्टर है, वहां पे आपका एनपीए मैनेजमेंट है, रिस्ट्रक्चरिंग है ना, जिसमें Recovery. सीडीआर एसडीआर पढ़ा था, अगर थोड़ा बहुत ध्यान आएगा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये सीडीआर एसडीआर आपके बीएफएम में भी यूज होता है। एनपीए का टॉपिक है ना, 27 नंबर टॉपिक बीएफएम में, जी। उससे मैच होता है। आपका धर्म है सिर्फ पढ़ना और पढ़ना, और बिलीव हमारी तरफ से एक आपको मोटिवेशनल ये है कि इसमें जिन्होंने पढ़ाई करी उसके मार्क्स आ जाते हैं। जो एबीएम है ना, जी सर। ड्यू टू उसमें, इसमें 7-8 टॉपिक थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप वाले हैं, कॉन्सेप्चुअल है, प्योर कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा फॉर्मूले हैं। यूट्यूब में जो लोग देख रहे हैं, लाइक डिसलाइक जिनका बचाव पूरा कर लो। ये जैसे आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, डिस्क्रिप्टिव हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, पूरा समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अगर कहीं पर भी किसी भी चैनल में कोई भी एमसीक्यू दिखा रहे हैं, देखो आपको एक बात और बता दूं, जितने भी चैनल में एमसीक्यू दिखाते हैं वो 100% नहीं दिखाते हैं। क्या करते हैं वो, 15 मिनट में 4 क्वेश्चन दिखाएंगे और फिर बोलेंगे कि आप हमारे उसको ज्वाइन कर लीजिए। बट उन 4 क्वेश्चन को भी आप इस जो अपनी आपने स्टडी करी है उससे मैच करा सकते हैं। वहां पर आपको एक्सप्लेनेटरी तो नहीं होगा, बट उसमें क्या दिया होगा, आंसर दे देते हैं कि इसका आंसर ये है, तो इससे मैच करा सकते हो। ढूंढ लो, बहुत सारे यूट्यूब में फ्री में चैनल्स में जो है दिया हुआ, कई सारे चैनल्स में। ठीक है सर आज सुबह, हेलो हाँ सर, आज सर सर की क्लास थी सर, तो हाँ उसमें जो है सर एचआर के जो है ना क्वेश्चन कराए थे सर उसमें। हाँ। तो जो अपन लोग मतलब क्वेश्चन कर मतलब है ना, उससे काफी क्वेश्चन वहां सही हुए सर। मतलब कुछ क्या है, नहीं देखा, पूरा बहुत कंफ्यूजिंग था। लेकिन नहीं फिर तो भी मतलब उसको नोट करो ना, क्लियर करो ना। अगर अभी क्लियर नहीं करोगे तो कब करोगे फिर? मतलब सर ने जो आपने पढ़ा है ना, बिल्कुल मतलब सेम सेम वहां पर है। कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो गया तो वहाँ आंसर आता देने में इजी हो जाता है, कि मतलब ऑप्शन ही हो जाता है कि ऑप्शन होगा सही, पता चल जाता है कम से ऑप्शन कम सही। ऐसा तो हो सकता है ना कि दो ऑप्शन है, दो में से एक आउट हो गया, एक रह गया, या 4 में से 2 आउट हो गए। बिल्कुल सर, ऐसे ठीक ही है, आ रहे थे।
तो चलो रिवाइज करो जहां से भी मौका मिलता है। एक मैं देख रहा था कि ओलिव बोर्ड में भी एक मैडम के कल लेक्चर देख रहा था, तो उन्होंने 10-12 क्वेश्चन कराए थे। तूर सर का हो, चाहे अड्डा का हो, चाहे लर्निंग सेशन का हो, एक बैंकर्स में डीजी वाला है, तो जहां से भी मिल रहा है ना, जिसमें भी क्या करा रहे हैं क्वेश्चन, बट आपको क्या करना है कि उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दो, क्वेश्चन को फटाफट पढ़ो, आंसर अपना दो, उनका मैच करो, ठीक है? ऐसे करके प्रैक्टिस हो सकती है। टूर सर का सर ऑब्जेक्टिव वाले बुक भी है जिसमें सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ है सर। हाँ, जिसने बुक ले रखी है बुक से करो। उनका उसमें भी क्या बोलते हैं, शायद 199 रुपीज में वो मोबाइल ऐप में भी उनके क्वेश्चंस एमसीक्यू लॉन्च हो गए हैं, ठीक है? और आपको मैंने बताया था कि हमारे ऐप में भी एमसीक्यू में बताया था, जी जी उसको भी देख के आप कर सकते हैं। चलो, तो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, और टॉपिक का नाम है, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एम्प्लॉयज फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम। तो थोड़ा बहुत तो समझ गए होंगे एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम का मतलब क्या है। एम्प्लॉय फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम यानी जो आप लोग काम धाम कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है? और रिवार्ड मतलब रिवार्ड एज इन हो सकता है कि मनी के रूप में हो या प्रमोशन के रूप में हो, ठीक है? Appreciate. चलिए, तो इसमें क्या क्या चीज कवर करते हैं देखो। एम्प्लॉयज फीडबैक है और दूसरे में रिवार्ड एंड कंपनसेशन। एम्प्लॉयज फीडबैक एंड रिवार्ड एंड कंपनसेशन। इसमें फीडबैक में ये जो शुरू में दिख रहा हमारे स्क्रीन पे, इसमें सिंपल ये दिखा भैया बहुत जरूरी है, एम्प्लॉय क्या कह रहा है उसकी बात सुनो, फीडबैक लेने से इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है? अब एक ये क्वेश्चन आ गया, क्लाइमेट सर्वे कि माहौल कैसा है, क्लाइमेट सर्वे, ठीक है? मौसम का सर्वे नहीं है, माहौल का सर्वे है कि हमारे वहाँ क्या वर्क कल्चर क्या है। आर मोस्ट पॉपुलर एंड प्रिवेलेंट मीन्स टू गैदर फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉय इफ डिजाइन प्रॉपरली। तो ये फीडबैक के लिए एक जरूरी चीज है कि आपका फीडबैक डिजाइन प्रॉपर है, उसमें जो क्वेश्चन हो प्रॉपर हो। दीज सर्वे कैन प्रोवाइड वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड क्लूज टू द मैनेजमेंट फॉर इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसमें जो है इंपॉर्टेंट चीज मैं कवर करूंगा, ठीक है? जैसे ये आ गया, अब एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, क्या आता है? ऑल्दो कंटेंट ऑफ द क्लाइमेट सर्वे में वेरी डिफरेंट, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट सर्वे का जो फॉर्मेट होगा, क्वेश्चंस होंगे वो अलग होंगे, ठीक है? वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ बिजनेस और अदर फैक्टर पर, ठीक है? बट कुछ चीजें इसमें कवर होती हैं। द कवरेज ऑफ ए टिपिकल सर्वे कैन फॉलो, कैन एज फॉलो, क्या हो सकता है? स्ट्रक्चर। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। फीलिंग दैट एम्प्लॉय हैव अबाउट द कांस्टेंट ऑन द ग्रुप, रूल्स, रेगुलेशन, प्रोसीजर, कम्युनिकेशन चैनल्स, डेलीगेशन एंड अथॉरिटी। तो क्या क्या स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उस चीज को देखना। रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो द फीलिंग बीइंग योर ओन बॉस, क्लैरिटी ऑफ रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, सुपीरियर सबऑर्डिनेट। तो जो रोल अभी पीछे आया था कि रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर के बीच में, सुपीरियर सबऑर्डिनेट के और सब पीयर्स के बीच में। तो स्ट्रक्चर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिवार्ड, मिलता क्या है? अब रिवार्ड में क्या है? परसेप्शन अबाउट रिवार्ड एंड पनिशमेंट दोनों आते हैं कि भैया कि यहाँ काम गलत करोगे तो सैलरी कट जाएगी, या अच्छा करोगे तो सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। तो रिवार्ड क्या है उसमें? रिस्क, sense of riskness and challenge in the job and the organization and any emphasis on taking calculated risk taking is encouraged and bona fide errors are protected or playing safe in the encourage। तो riskiness कैसा है जॉब में? वार्मथ,
general feeling fellowship that prevails in the work group atmosphere, the prevalence of informal supporting culture and social, आपस में लोग कैसे घुले मिले लोग हैं, ठीक है, सपोर्ट कैसा है, हेल्पफुल ऑफ मैनेजर्स एंड अदर एम्प्लॉय, स्टैंडर्ड कैसे हैं काम करने के, perceived importance of implicit and explicit goals and performance standard, कि काम किस तरह से होना चाहिए, जैसे प्राइवेट बैंक का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड टुवर्ड्स कस्टमर क्या होता है, उनका क्या होता है, द एम्फेसिस ऑन डूइंग ए गुड जॉब, द चैलेंज रिप्रेजेंटेड इन पर्सनल एंड ग्रुप गोल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, फीलिंग द मैनेजर एंड अदर वर्कर वांट टू हियर डिफरेंट ओपिनियन, तो डिफरेंट ओपिनियन जैसी होगी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कैसा है, अपॉर्चुनिटी कितनी मिलती है अपनी बात को रखने का, आइडेंटिटी, द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड परसीव्ड वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क ग्रुप, ये सब चीजें, ये क्या चीज पढ़ी हमने, क्लाइमेट सर्वे। क्लाइमेट सर्वे का स्ट्रक्चर क्लाइमेट सर्वे जब करेंगे तो इतनी चीजों पे बात होनी चाहिए, ठीक है। द सर्वे में completed utilizing variety of instrument, both standard यानी जो ऑलरेडी अवेलेबल है और कस्टम टेलर है या जो बनाए जाएंगे, पहला क्वेश्चन, फीडबैक ट्रू, एम्प्लॉय फीडबैक इज यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू है सर, बिल्कुल ट्रू, कोई शक ही नहीं है इसमें, ठीक है। अगला फॉल्स। सेकंड, conducting climate survey does not serve much purpose as employees do not come out with their views freely, मतलब कहने का मतलब है कि सर्वे कराने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि लोग खुल के बोलते नहीं है, सच है गलत है, फॉल्स, फॉल्स गलत है, बोलते हैं, मौका तो दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द सर्वेज हैव टू बी डिजाइन वेल अदरवाइज दे कैन काउंटर प्रोडक्टिव, ये बात सही है, सही। अगर आपने सर्वे को ढंग से डिजाइन नहीं किया तो क्या होगा, उसका फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ, द सर्वे क्वेश्चनेयर शुड बी कस्टमाइज्ड फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन व्यू, बोलो ट्रू, मतलब उसने बोला था ना कि अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से अलग अलग होता है, टाइलर करना, ठीक है। It is beneficial to take the help of the consultant for organizing a climate survey, फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है। ऐसा है ना, देखो आप IBPS का एग्जाम देके मैनेजर बन गए, बट CIB करने के दौरान आपको क्लाइमेट सर्वे की जानकारी हुई, बट क्या आप इसमें एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपको ये तो पता है, इतना तो पता लग गया कि हमें क्या करना चाहिए, क्लाइमेट सर्वे करना चाहिए, ठीक है, बट उसके लिए अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वैसा नहीं है तो इट इज बेटर टू टेक द हेल्प ऑफ द कंसल्टेंट, ठीक है, मतलब बेनिफिशियल रहेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है, ट्रू है। there is no need to develop a questionnaire for the organization as they have available in the marked which can be used across the organization, फॉल्स। फॉल्स है, अभी मतलब हमें जो क्वेश्चन वो बनाना है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चनेयर बनाना है, क्वेश्चनेयर जो बनाना है उसमें क्या है कि एक क्वेश्चनेयर सभी ऑर्गेनाइजेशन के काम आ जाएगा, नहीं आएगा, हमें क्या करना है, अपना अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पड़ सकता है, ठीक है।
चलो आगे आता है रिवार्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम। रिवार्ड एंड कंपनसेशन सिस्टम, तो रिवार्ड और कंपनसेशन थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होंगे, सीधे की पॉइंट पे आते हैं। एक वर्ड आया टोटल रिवार्ड, इज डिस्क्राइब्ड एज ए फुल कॉम्बिनेशन ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। इसमें क्या, टोटल रिवार्ड में सब चीजें शामिल हो गई, ठीक है। टोटल रिवार्ड विच कंसिस्ट ऑफ द फाउंडेशनल रिवार्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड, कैरियर एंड एनवायरमेंट रिवार्ड। फाउंडेशनल रिवार्ड इंक्लूड, अब ये जो रिवार्ड है इनमें, इनको थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। फाउंडेशन में क्या है, बेस सैलरी, हेल्थ केयर, जो सबसे शुरुआती होते हैं। परफॉर्मेंस बेस्ड क्या होता है, आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इंसेंटिव मिल जाए, प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाए, ठीक है। और कैरियर एंड एनवायरमेंटल रिवार्ड में क्या होता है, आपको प्रमोशन मिल जाए, मेंटरिंग प्रोग्राम है, टैलेंट मोबिलिटी अपॉर्चुनिटी है, वेल बीइंग प्रोग्राम है, और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग मैनेजमेंट, ये चीज है। यहाँ एक पॉइंट आया, देखना इसको ध्यान से। It has evolved to depict the strategic element of the employer-employee exchange, as well as to reflect how external influence and an increasingly global business environment affect attraction, motivation, retention और engagement। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आजकल ये सब चीजें क्या हो गई है, जरूरी हो गई है। अट्रैक्शन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, रिटेंशन होना चाहिए, और इंगेजमेंट होना चाहिए। ये बगल में पिक्चर दी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट, उसमें बोला हुआ है अट्रैक्ट, मोटिवेट, रिटेन एंड इंगेज, ठीक है। सर रिटेंशन रिटेन से बनाएगा, रिटेंशन हाँ, का रिटेन meaning- करना मतलब वो छोड़ के ना जाए। जैसा है ना, आपने एम्प्लॉय तो कर लिया, सबसे पहले आपने अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट किया तो वो ज्वाइन हो गया, और ज्वाइन हुआ तो उसको मोटिवेट किया, लेकिन वो कब तक मोटिवेट रहे, यानी वो बना रहे आपके साथ, रिटेन हुआ रहे। और रिटेन हो रहा है तो उसको काम भी दो, एंगेज करो कामों में, ठीक है। ये क्वेश्चन आ गया 6 एलिमेंट, टोटल रिवार्ड के 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं, कंपनसेशन, बेनिफिट। अब कंपनसेशन और बेनिफिट में फर्क देख लीजिए। कंपनसेशन में बोला पे सर्विस रेंडर, दिस इंक्लूड बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल पे। कंपनसेशन को उसने बोला फिक्स एंड वेरिएबल पे, यानी कि सैलरी से मतलब है कंपनसेशन उसको, ठीक है। और बेनिफिट में क्या बोलता है उसको, हेल्थ, इनकम प्रोटेक्शन जो एडिशनल होते हैं, ठीक है। वर्क लाइफ कि कितना आपको छुट्टी मिलती है, कितना घूमने जाने को मिलता है, कितना लिबर्टी मिलती है। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस, पॉलिसी, प्रोग्राम प्लस ए फिलोसफी दैट एक्टिवली सपोर्ट एफर्ट टू हेल्प एम्प्लॉयज। रिकॉग्निशन मिलता है नहीं मिलता है, फॉर्मल इन्फॉर्म प्रोग्राम एक्नॉलेज करना, आजकल बैंक काफी ध्यान दे रहे हैं, रिवार्ड देते हैं ना स्टेज बुला के। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, द अलाइनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल टीम and individual efforts toward the achievement of business goals and organizational success। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मौका मिले आपको, टैलेंट का डेवलपमेंट। ये 6 कंपोनेंट किस चीज के थे, रिवॉर्ड। टोटल रिवार्ड में इतनी बातें आती हैं, ठीक है। रिवार्ड स्ट्रेटेजी, reward strategy determine the direction in which reward management, innovations and development should go to support and business, how they should be integrated, the priority that should be given to initiatives, the pace at which, तो किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस स्पीड से करना है, किस तरह से वो स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मुरलिस ने ये दिया था, डायरेक्शन एज एन एलिमेंट इन ए रिवार्ड स्ट्रेटेजी। business aim, business values,
बिजनेस स्ट्रेटेजी, HR स्ट्रेटेजी, रिवार्ड स्ट्रेटेजी। रिवार्ड स्ट्रेटेजी में यहाँ बताता है, क्या कहता है कि पे लेवल पे क्या रहेगा, रिवार्ड का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, बेनिफिट के प्लान क्या रहेंगे। इंसेंटिव अभी हमने देखा था क्या होता है, एज ए कैश या नॉन कैश। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रिवार्ड स्ट्रेटेजी में क्या होता है, रिकॉग्निशन भी होता है। और इधर लर्निंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी में कोचिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, सोशल। तो ये जो सारी चीजें थी ये एक तरह से किस में आती हैं, सब ये रिवार्ड टाइप के ही हैं, मतलब उनको एडिशनल क्या दिया जा रहा है। पर्पज ऑफ प्राइमरी रिवार्ड से प्रोग्राम, ये डेवलपिंग ए रिवार्ड स्ट्रेटेजी कैसे डेवलप होती है, तो उसने बोला हुआ है पहले क्या है, प्रोग्राम टू बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द टोटल रिवार्ड, द कंपोनेंट मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ स्पेस, मतलब उसमें क्या क्या चीजें आप शामिल करेंगे। दैट कंपनी मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन मैनेजर्स वैल्यू टू बी कंसीडर्ड पार्ट ऑफ द टोटल रिवार्ड, द कंपोनेंट मस्ट हैव सम स्पेसिफिक एस्क्राइब्ड वैल्यू इन द आइज, मतलब उनको लगे कि ये कुछ खास चीज हो रही है। डिजाइन, तो डिजाइन में द कॉन्सेप्ट दैट टोटल रिवॉर्ड फिलॉसफी गूगल की है, देखो इसमें तुमने कहा एम्प्लॉय को गूगलर बोला, आर एवरीथिंग, मतलब एम्प्लॉय सब कुछ है। गूगल इज ऑर्गेनाइज अराउंड द एबिलिटी टू अट्रैक्ट लिवरेज, तो वो आपको पता ही गूगल में हर कोई काम करना चाहता है। ताज ग्रुप का एक अपना स्टार प्रोग्राम है, वो अपने जो है ना, दैट लिंक कस्टमर डिलाइट टू द एम्प्लॉय रिवार्ड, कि कितना आप कस्टमर को वो करते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइंड मस्ट कम टू इमीडिएट सुपरवाइजर, एम्प्लॉय एक्यूमुलेट पॉइंट थ्रू आउट द ईयर, 3 डायमेंशन। क्रूसलेटली द एंड ऑफ द ईच डे द स्टार कमिटी शाम को होती है वहाँ पे। टाइप ऑफ कंपनसेशन कितने तरह के होते हैं, it may be defined money or remuneration, receive the performance of a work plus the kind of benefit. If these benefits are quantifiable in terms of money, they get added. तो यहाँ पर the job are broadly classified into 4 group, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जॉब जो है 4 ग्रुप में है, मैनेजर, टॉप, मिडिल, जूनियर, अच्छा ये भी देखो क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, कि जो मैनेजर होते हैं उनको क्या मिलता है, रेमुनरेशन। जो सुपरवाइजर होते हैं उनको क्या मिलता है, सैलरी। क्लर्क को क्या मिलती है, सैलरी। और अनस्किल सेमी स्किल को क्या मिलते हैं, वेजेस। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे रेमुनरेशन किससे कनेक्टेड है, ये चारों लिख देगा याला। ठीक है, कंपनसेशन किन बेसिस पे दिया जाता है, उसने कहा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है आजकल, और इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर क्या है। इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर जानते हो, इंटरनल प्रेशर होता है आपके एम्प्लॉय का या यूनियन का, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रेशर होता है कि अदर कॉम्पिटिटर, जैसे मान लिया LIC के वर्किंग में कितने डेज हो गए। हेलो सर, क्लरिकल का वेज रिवीजन नहीं होता, जैसे अपना 5% सेटलमेंट होता है उसमें वेज रिवीजन करते हैं अपना। हेलो, होता है सर। क्लरिकल का सिर्फ वेज रिवीजन नहीं होगा, जैसे सैलरी कह रहे हो नहीं, वेजेस क्योंकि हम सेमी स्किल्ड में ही आते हैं, स्किल्ड तो है नहीं क्यों नहीं होता है, Unskilled वेज में। रिवीजन सभी का होता है। अच्छा, जैसे कहते हैं कि सैलरी आएगी मगर वेज में नहीं काउंट होगा क्लरिकल। नहीं, जैसे अभी आपका बाइपार्टाइट नवंबर 22 से ड्यू हो गया है, तो जब रिवीजन होगा तो सभी का होगा, क्लर्क का होगा, सबऑर्डिनेट का होगा, ऑफिसर, सभी का होता है। वो दूसरा चीज है सर, ये नहीं दूसरा नहीं चीज सर, जैसे आप कहते हैं कि मैनेजर का तो वो होता है अच्छा हाँ, समझिए समझिए। वो ठीक है जो ठीक है, तो मैनेजमेंट का होता है सर, वो उनका होता है रेमुनेशन वगैरह नहीं ना, नहीं और नहीं शेयर अब वगैरह ठीक है, मिलते मैं हैं समझ मेरे गया, ख्याल आप से यहाँ उनको। पूछ रहे हो ना
आप हाँ कहते जी, हो हाँ जी, कि साहब वो तो वेज रिवीजन होता है, वेज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रिवीजन, तो जी, वो तो सुपरवाइजर का भी होता है, ये कहना चाह रहे हैं ना। जी सर। बट ये कॉमन टर्म नहीं उन्होंने यूज किया वेज रिवीजन, ये जो यूज किया ओके, गया है वो वेज रिवीजन एक कॉमन टर्म में यूज किया हुआ है, ठीक है। ओके सर। बट टेक्निकल अगर हम थ्योरी पढ़ते हैं तो मैनेजर को जो मिलता है वो रेमुनरेशन होता है, और सुपरवाइजर की ओके सर। सैलरी, सर और ये ये जो बेस में और सैलरी में क्या अंतर है सर? वो यही तो बताना चाह रहा है कि अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड में क्या है, आओ ये लकड़ी काटनी है, आपने काट दी, जाओ, ये आपके पैसे हो गए, कल आप आओगे या नहीं आओगे कोई वो नहीं है, ओके ठीक है। ओके। मतलब डेली बेसिस हुआ ना। डेली डेली ऑन डेली बेसिस बेसिस। टाइप में नहीं, वैसे भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, परमानेंट भी हो सकते हैं, बट वो एक स्पेसिफिक टास्क तक ही सीमित होते हैं उनकी जो है। जब आप क्लेरिकल सुपरवाइजर में आते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन से और लिंकेज बढ़ जाती है, ठीक है। चलो हम एक बात कर रहे थे वो बीच में छूट गई। हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर की बात करते हैं। तो इंटरनल तो जो है एम्प्लॉय या यूनियन हो गया, एक्सटर्नल हो गया कि पता लगा कि गूगल ने सैलरी बढ़ा दी, LIC ने 5 डे वीक कर दिया, और स्टेट बैंक ने 2,000 रुपये पर मंथ बढ़ा दिए। तो इससे क्या होगा, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उनको प्रेशर आता है कि भाई उन्होंने बढ़ा दिया तो हम भी बढ़ाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये है इंटरनल एक्सटर्नल में, देखो क्या है। इंटरनल फैक्टर में क्या है, कैपेसिटी टू कंपनी, कंपनी की अपनी फाइनेंशियल पोजीशन भी तो होनी चाहिए, बार्गेनिंग पावर ऑफ यूनियन होनी चाहिए, अट्रैक्शन एंड रिटेंशन ऑफ प्रेशर होना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि भैया इनको हमें क्या करना है, रखना है अपने वहां, मोटिवेशनल फैक्टर की तरह यूज करना है। और जबकि एक्सटर्नल फैक्टर में क्या होना है, लेबर लॉ है गवर्नमेंट के, या प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट है, या डिफरेंट वेज कॉन्सेप्ट है, कंपनसेशन सर्वे में आया, रिकमेंडेशन ऑफ आर्बिट्रेशन या पे कमीशन आते हैं, तो ये क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है। कंपनसेशन की जो थ्योरी है, कंपनसेशन की थ्योरी, तो इसमें बोला हुआ है द कॉन्सेप्ट आर एक्सप्लेन ब्रीफली, क्या होता है, एडिक्वेसी ऑफ वेज, वेज ओके है या नहीं है, तो उसमें बोला हुआ है द कमेटी ऑन फेयर वेजेस प्रोनाउंस्ड सर्टेन वेज कॉन्सेप्ट सच एज, मिनिमम वेज इतने होने चाहिए, लिविंग वेज, फेयर वेज और नीड बेस्ड मिनिमम वेज। तो ये वेजेस कितने तरह के उन्होंने डिफाइन किए हैं जो फेयर होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके उसमें एग्जाम में आने वाला है, ये वाला। अलाइनमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, HR स्ट्रेटेजी और कंपनसेशन सिस्टम, तीन चीजों का अलाइनमेंट कैसे होगा। तो उसने बोला इनोवेटर, committed to agile, risk taking, innovative people, reward innovation in product marked based pay, flexible, based pay, flexible। ये जो जब क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, जो लेफ्ट हैंड पे लिखे हुए हैं ना आपके ये तीनों नाम, इनोवेटर, कॉस्ट कटर और कस्टमर फोकस्ड, यहां से इनको लिंक करेगा जो राइट में लिखे हुए हैं। इनोवेटर स्ट्रेटेजी में जो HR प्रोग्राम क्या होते हैं, कमिटेड टू एजाइल, रिस्क टेकिंग, इनोवेटिव पीपल। और कंपनसेशन सिस्टम क्या होता है, रिवार्ड इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स, मार्केट बेस्ड पे। तो वहां पर मार्केट बे पेस्ड होती है उन लोगों की, किन लोगों की, इनोवेटर की, यानी और मार्केट में क्या मिल रहा है उसके हिसाब से तय होता है। कॉस्ट कटर, इफिशिएंसी, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, focus on competitor labor cost increase, variable pay, emphasizes productivity, focus on system control and work specification। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखकर है। कस्टमर फोकस्ड, डिलाइट कस्टमर, एक्सीड एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इंसेंटिव, वैल्यू ऑफ जॉब स्किल बेस्ड ऑन कस्टमर कॉन्टेक्ट। हल्का सा ध्यान रखना, मैं अभी आपको इसको बिल्कुल क्लियर समझा नहीं पा रहा हूँ इसको, ठीक है। इनोवेटर, कॉस्ट कटर, कस्टमर फोकस्ड।
सोसाइटल कंसिडरेशन लीगल फ्रेमवर्क, ये हाँ, एक वो शुरू में हम बात कर रहे थे ना कि कौन से एक्ट हैं जो हमारे वेजेस के बारे में बात करते हैं। हमने 2 पढ़े थे। हमने जब वहां एक्ट पढ़े थे तो किस नाम से पढ़े थे वो एक्ट सारे? HR से रिलेटेड। ये वाले एक्ट सिर्फ किससे हैं? कंपनसेशन रिवार्ड से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें ये था कि चाइल्ड लेबर एक्ट भी था, फैक्ट्री एक्ट भी था, ठीक है। उसमें ये सब जेंडर वो था, ये सब चीज थे, लेबर एक्ट था। यहाँ पर क्या है? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। यहाँ पे सिर्फ पैसों से मतलब है, ठीक है। हाँ, ये जॉब इवोल्यूशन यहाँ आया, देखो कहाँ से आया उठ के? जॉब एनालिसिस से। शुरू में बात की थी ना हमने, जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब इवैल्यूएशन। तो यहाँ पे जॉब इवैल्यूएशन क्यों आया? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग क्या होगा आपका कंपनसेशन पैकेज इसी से डिटरमाइन होता है, ठीक है। साइंटिफिक जॉब इवैल्यूएशन will ensure parity of compensation level and similar equal job। तो इसमें बोलता है जॉब इवैल्यूएशन इज अ मेथड ऑफ अरेंजिंग द वैल्यू ऑफ वर्थ ऑफ वन जॉब कंपैरिजन। तो इसमें क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है? टू डिटरमाइन द कंपनसेशन रेट को डिटरमाइन करना, टू लिंक पे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, टू प्रोवाइड फॉर जॉब डिफरेंशियल टेकिंग इनटू अकाउंट स्किल, एफर्ट्स, हैजार्ड रिक्वायर्ड टू ईच जॉब, टू एस्टेब्लिश कंपनसेशन स्ट्रक्चर। इन सब कामों के लिए हमें जॉब इवैल्यूएशन करना पड़ता है। ये जो आगे ये जॉब इवैल्यूएशन टेक्निक है ये इम्पोर्टेंट है। इसको मैं अभी इसलिए नहीं कर रहा कि कुछ लोगों को बैंक जाना है या जा रहे हैं या रास्ते में, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे रैंकिंग, जॉब कॉम्बिनेशन, क्या क्या चीज होती हैं, कैसे, इसमें से न्यूमेरिकल केस स्टडी भी आती है, वो हम कराएंगे तो वो पकड़ में आ जाएगी आपको। ये कॉम्पा रेशियो क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एरिया। तो ये अच्छा टॉपिक है, इसको हम शाम को कवर कर लेंगे और उसके बाद और भी। तो मोस्ट प्रोबेबली हम आज HR को अपनी तरफ से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बाकी जो लोग लीव पर हैं वो लोग अपना टाइम जितना देंगे, देखो मैंने बोला कि इसमें जो है हम क्या कर सकते हैं, अच्छे स्कोर ला सकते हैं, ठीक है। YouTube वाले कुछ बोल ही नहीं रहे, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा किसी ने, बोरिंग चल रहा सब ना। हाँ, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में देखना, मैंने एक लिंक दिया है, देखो तो। नहीं सर, अभी कोई लिंक नहीं आया। चलो मैं देखता हूँ, पता नहीं किसी और उसमें डाल दिया तो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो शाम को मिलेंगे। अच्छा, शाम की जो क्लास है ना वो 7:30 पे है, ओके सर, ठीक है। थोड़ा देखो, मैं 7 बजे वेट कर रहा हूँ। आपको ब्रांच को बोलना पड़ेगा साहब 2 दिन तो मैं जाऊंगा, ठीक है। 8 की क्लास 7:30 पर होगी, ये मैंने पहले बता दिया आपको। थैंक यू सर।